श्री जयप्रकाश अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ कालराज जी इतनी जल्दी ना आ जाए, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। मैं मान सकता हूँ आप सामने बैठे हैं और आपको नायक साहब के प्रस्ताव की मुखालफत करनी है। शायद ये प्रस्ताव अगर आप ध्यान से उनके शब्दों पे जोर देते और फिर पढ़ते और फिर बोलते तो शायद आपने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो ना करते, या वो जो राय आपने रखी है वो और साथियों के साथ मिलकर नहीं रखते। आप क्या प्रस्ताव है और क्यों लाया गया और कब लाया गया, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये आज सहमत होने की स्थिति में नहीं हूं। आपने कहा मैं सहमत, आप इसको ये मत समर्थन कीजिएगा। किया, सहमत है। मैं आज सहमत होने की स्थिति में नहीं हूं। आज वो सहमत नहीं है। कल होंगे, आज तो नहीं। वो मैंने बताया है, जब आप इस बात पर सोचेंगे। अब ये जरूरी नहीं रिकॉर्ड देखने के लिए। आज समय है, जो प्रस्ताव आप लाए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। एक सही समय पे लाए हैं। एक सोच है इस समय पूरे हिंदुस्तान में कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कई ऐसे फैसले हुए हैं, कई ऐसे बातें हुई हैं जिससे टकराव की स्थिति पैदा हुई है। ऐसा नहीं है, मैं जब दिल्ली के बारे में बोला था तब भी मैंने कुछ मिसाल ऐसी दी थी जिससे लगता था कि शायद हमें छोटा करने की कोशिश हो रही है, शायद हमारी सोच से इत्तेफाक नहीं हो रहा, शायद किस लिए कौन सी बॉडी और इंस्टीट्यूशन बनी है, उसको क्या काम करना है, शायद वो काम नहीं कर रहे। तो इससे पहले कि आप उठ के जाएं, मैं सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूं जो मैंने उस दिन भी सुनाया था। वो शेर ये है, यूं तो सलाम करना वाजिब है जरूर, मगर इतना ना झुको कि दस्तार गिर जाए। हम छोटे नहीं हैं, यहां से कानून बना है, हम कानून बनाने वाले हैं। आजादी मिली हमें, आजादी के बाद हमें फैसले लेने का और अपने हिंदुस्तान को बनाने का और चलाने का इख्तियार मिला। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट भी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशरी भी बनी है, एग्जीक्यूटिव भी बनी है। तो आज जो कानून बनाने वाले हैं उसके कानून में कोई तब्दीली करे और हेर फेर करे, वो हमें मंजूर नहीं है। और यही बात आपने शायद कही है, जो शब्द आपने रखे हैं। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है आपका कि यहां बैठकर हमारी भावना लोगों के प्रति जागरूकता के साथ है। यहां हम चुनकर आते हैं, लोकसभा में सीधे आम जनता से चुनकर आते हैं, हम असेंबलियों से चुनकर आते हैं, लेकिन भावना तो वही है कि हमारा जो नीचे रहने वाला, सड़कों पे काम करने वाला इंसान है, जिसकी आस्था हमारे अंदर है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है और हमसे क्या चाहता है। वो हमसे ये चाहता है कि हम अच्छे कानून बनाएं ताकि उसको फायदा हो। हम ऐसा कानून बनाएं जिससे उसको राहत मिले और इंसाफ मिल सके। तो अगर हम कानून बनाते हैं और उस कानून को उसके साथ छेड़खानी होती है या उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए यह रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है कि हमारी पास किए हुए रेजोल्यूशन को सिर्फ कोई एक आदमी किसी फिल्दी ग्राउंड के ऊपर, विम्जी ग्राउंड के ऊपर एक डिक्टेटराना तरीके के साथ ये ना कह दे कि मैं इससे नहीं मानता और मैं इससे मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। यही हुआ और मुझे दुख है उस बात का। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने यहां कहा था उस दिन कि अखबारों में ये चर्चा हो रही है कि जो हम पास करके भेजने वाले हैं वो शायद कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी। हमारे 3 विंग हैं, अभी आपने कहा, वो तीनों विंग अगर मिलकर काम करेंगे, अपने दायरे में काम करेंगे, तो एक अच्छा हिंदुस्तान बनेगा और इंसाफ मिलेगा लोगों को। लेकिन
जब हम अपने दायरे से बाहर निकल जाएंगे, ये पहला हुआ है। शायद हमें बचपन में वो जो इतिहास पढ़ाया जाता था ब्रिटिश का, उसमें कई बार जो किंग थे और जो चर्च थे उनके बीच में टकराव रहा, पोप के बीच में टकराव रहा, लेकिन वो दायरा धार्मिक दायरा था, उसमें कानून नहीं था, लेकिन उन दोनों का टकराव हुआ कई बार, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन ऐसे टकराव जब भी होते हैं वो टकराव किसी के फायदे के लिए नहीं होते। लेकिन मुझे खुशी है आप जो रेजोल्यूशन आज लाए हैं, इसने एक पिटारे को जन्म दिया है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये जो रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन के साथ हमें ताकत और मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखने का भी अख्तियार आज मिला है कि वहां काम कैसा हो रहा है, क्या वो सिस्टम ठीक है, क्या ऊपर से नीचे तक सारी चीज सब चीज सही है, क्या जो जिस लिए वो इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। मुझे खुशी है आपने दोनों चीजें रखी हैं। कानून जो हम पास करते हैं वो उसको गिराने का हक नहीं होना चाहिए, हक और उस पर सुझाव देने का हक या उसको रिजेक्ट करने के हक के लिए भी आपने रखा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज होने चाहिए और हाई कोर्ट के 5 होने चाहिए। लेकिन वो कहां है आज के समय में? अगर आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शनिंग है आज की तारीख में, रोज हमें पढ़ने को मिलता है, क्या एक सुप्रीम कोर्ट काफी है? क्या आम आदमी को वहां तक पहुंचने की सहूलियत है? क्या एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? क्या कन्याकुमारी में रहने वाला आदमी दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा बिगर वकील के लड़ सकता है? क्या वो गरीब मजदूर जो पिसरा है वो किसी कोर्ट में जाकर इंसाफ ले पाता है? कितनी हाई कोर्ट्स हैं, आजादी मिले हुए 50 साल हो गए, लेकिन उसके बाद आज एक सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से मैं मांग रखना चाहता था किसी मौके की तलाश में, तो और आज मौका आपने दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको 2 सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, चाहे 6 महीने यहां लगाएं, 6 महीने कहीं साउथ में लगाएं, लेकिन वो आदमी, उसको आम नागरिक, उसको इतनी दूरी ना तय करनी पड़े कि वो डर जाए कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरा, बहुत सारी स्टेट से मांग है कि हाई कोर्ट की जो और बेंचेस खुलनी चाहिए, वो बेंच अभी मंजूर नहीं हो पाई। मुझे मालूम नहीं सरकार उसमें कितनी मदद करेगी या सरकार को कितनी मदद करनी चाहिए, या उसमें कोर्ट्स का कितना दखल है। जैसे यूपी का ले लें, यूपी में बहुत पुरानी मांग है कि इधर मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ कहीं हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट हैं शायद, और उससे उनका गुजारा नहीं होता, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर उनको वहां आना पड़ता है और काफी पैसा खर्च होता है। तो इस तरह और जगह की भी मांग होगी। उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं, अब इनके अंदर कितने पेंडिंग केसेस हैं? 20-20 साल तक, 20-20 साल कहां से इंसाफ मिलेगा? एक आदमी न्यायपालिका के पास जाता है ये कहने कि मुझे इंसाफ चाहिए, और अगर वो इंसाफ उसको उस समय मिलता है जिस समय उसको उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। आप बहस करें पार्लियामेंट में, जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में बहस करें, बहस में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उससे छोटा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस समय आप दूसरे के ऊपर आक्षेप करेंगे लोग आपकी गिरबान में भी देखेंगे। क्या ये नहीं कहा जाता कई बार फैसलों के साथ कि फलाने आदमी ने तो अपना ठीक कर लिया, अपना फैसला करा लिया? क्या ये अच्छी बात है? क्या जरूरी है सिफारिश की? क्या वो सिफारिश, अगर मैंने तो बहुत सारी बार देखा है, अखबारों में भी आता है, कई फैसले ऐसे हैं, इतने कंट्रोवर्शियल फैसले हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, जिन पे बहस की जा सकती है, देखकर सुनकर भी अच्छा नहीं लगता क्या है फैसला। तो आज जब हम कोई कानून पास करते हैं, जब जनता के प्रतिनिधि कानून पास करते हैं, उस पे आक्षेप करने का, उसको बेनियत के साथ गिराने का किसी को अख्तियार नहीं दिया जा सकता। उसके साथ साथ
अब आप देखें कि जो इनके कोर्ट्स हैं, आप हाई कोर्ट में भी चले जाएं, आप लोअर कोर्ट में चले जाएं। सिब्बल साहब थे अभी चले गए, वरना मुझे अच्छा लगता। आप देखिए क्या हालत है। बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाई करने के बाद वकालत में जाता है, वकील बनने की अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। 4 साल 5 साल गुजारने के बाद मां बाप की आस होती है मेरा बेटा वकील बनेगा, वकील बनकर केसेस करेगा, आगे नाम कमाएगा, परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, कुछ ऐसा करेगा कि अखबारों में उसका नाम आएगा। लेकिन जब वो सफर तय करके 30 हजारी तक जाता है तो उपसभापति महोदय कभी जाकर देखे वहां के हालात। वो काला कोट पहनकर, अपनी ड्रेस पहनकर सुबह तैयार होकर जिस समय कोर्ट में जाता है, एक पेड़ के नीचे एक स्टूल पर बैठता है, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता। मुझे नहीं समझ में आया, आज से पहले कभी किसी कोर्ट ने वहां जाकर देखने की कोशिश नहीं करी कि जो लोग हमारे आगे पेश होते हैं उनके हालात कैसे हैं। क्या आज हिंदुस्तान में 50 साल के बाद भी हम उनको चैंबर बनाकर नहीं दे सकते? क्या उनको अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे सकते? जो किसी भी फरियादी के लिए इंसाफ की मांग करके किसी कोर्ट में खड़ा होता है, और जो उनकी कोर्ट का हिस्सा है, जो लोग आज सबसे ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहो अपने घर में अपने नीचे के आदमी को सबसे पहले देखें जाकर। हम भी देखते हैं आज वो आदमी आम जो हमें वोट देकर यहां पार्लियामेंट में भेजता है, उसे अख्तियार है हमारे गिरबान पकड़ने का, उसे अख्तियार है हमारा बाजू पकड़ने का, उसे हक है, पूछता है वो हमसे कि आप वोट लेके गए थे, मेरे काम का क्या हुआ, क्या करते हो पार्लियामेंट में जाकर, कानून बनाते हो गया काम, बना दिया कानून, गिर गया कानून, सड़कों पे आ गए। तो आज जरूरी है वो लोग, उन लोगों की तरफ भी देखा जाना चाहिए जो उनका हिस्सा है और कहीं ना कहीं परेशानी है। एनवायरमेंट अच्छा हो, वो लोगों को जो बड़ी उम्मीदों से जाते हैं। मुझे नहीं समझ, मेरे पास तो जीवन में एक बार शायद मुझे जाने का मौका मिला, जब वो एक कोई पेटिशन का केस था। आप हालत देखें, शायद उससे गंदा और खराब एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता सर। वहां जज साहब बैठे हैं, ऊपर एक पंखा लटक रहा है, मुझे लगा ये ऐसा ना हो अभी गिर जाएगा और इनका सुर फूट जाए। अब वहां जाकर देखिए ना, सफाई है, कोर्ट्स की हालत बहुत खराब है, तो क्या चीज अच्छी है? और ऐसे खराब माहौल के अंदर क्या हम अच्छे फैसलों की उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि आज जो चर्चा आपने शुरू की है, वकीलों की हड़ताल हुई, कितने दिन चली? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जहां है, हमारी कैपिटल राजधानी, और राजधानी में एक हड़ताल बदस्तूर शायद 1 महीना या 2 महीने चली। तब कहां सो गए थे सब? तब क्यों आंखें बंद थी? तब नहीं दिखाई दिया कि आम आदमी कितना परेशान होगा अगर उसका वकील पेश नहीं होगा। इंसाफ मांगने वाला भी परेशान हुआ और दूसरा आदमी भी परेशान हुआ। तब सिर्फ इसलिए कि कोई एक जज उन वकीलों के खिलाफ था और उसने उनकी हड़ताल को तोड़ने नहीं दिया। वो झगड़ा चलता रहा बराबर। वकीलों के और जजों के झगड़ा था, आम आदमी से क्या मतलब था? लेकिन मैंने कहा था उस समय, भारद्वाज साहब यहां मौजूद थे, उनको दखल देना चाहिए था कि वो हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो और इस तरह से इतनी लंबी हड़ताल नहीं चली। लेकिन मैं हालात दिखाना चाहता हूं आपको। जो रेजोल्यूशन आपने रखा है, उस रेजोल्यूशन से जुड़ी हुई ये कड़ियां उन हालात को दर्शाती हैं कि अगर कोई ताकत लोकतंत्र के अंदर है तो वो इन पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट के नुमाइंदों को है, और वो ही सही दिशा में